नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। राज्यसभा का रण शुरू हो चुका है, यानी कि वोटिंग शुरू हो गई है। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए वोटिंग की जा रही है। इस राज्यसभा चुनाव के नतीजे हालांकि काफी हद तक पहले से तय हैं। बीजेपी और कांग्रेस की एक सीट तय है। तीसरी सीट के लिए पलड़ा बीजेपी का भारी है। कांग्रेस के दिग्गजों ने भी मान लिया है कि वो एक ही सीट जीत पाएंगे, लेकिन एमपी में आने वाले दिनों में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उस लिहाज से राज्यसभा का यह चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि इस चुनाव के जरिए कांग्रेस ये जरूर दिखाना चाहेगी कि उसके सारे विधायक एकजुट हैं। और क्या कांग्रेस बीजेपी से क्रॉस वोटिंग की उम्मीद कर रही है? ऐसा होता है या फिर कांग्रेस से ही क्रॉस वोटिंग दिख सकती है, ये भी शाम को पता लगेगा। अगर कांग्रेस के पक्ष में 92 वोटों से एक कम या एक ज्यादा पड़ता है तो आंकड़े बदल सकते हैं। इसके साथ ही 107 बीजेपी के विधायक हैं, 6 उनको सपोर्ट, कल ही रात को बता चुके हैं हम आपको कि 6 विधायक उनको सपोर्ट कर चुके हैं, जिसमें 2 बसपा, 1 सपा, 3 निर्दलीय सपोर्ट अब तक कर चुके हैं। केदार डाबर की स्थिति साफ नहीं है, कहां वोट डालेंगे। इस तरह से 113 वोटों के साथ बीजेपी के दोनों प्रत्याशी जीतते दिख रहे हैं। एक सीट तो कंफर्म है, दूसरी में बीजेपी का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी यह कह दिया, हमें पता था कि एक ही सीट आनी है। और उन्होंने साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाया कि जोड़ तोड़ करके इन्होंने दूसरी सीट के लिए जुगाड़ किया है। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर ही इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, राज्यसभा के नतीजों के लिए इतनी उत्सुकता शायद नहीं होगी, क्योंकि करीब करीब स्थिति साफ है, लेकिन उत्सुकता उन आंकड़ों के लिए है, उस वोट के लिए है जो 5 बजे के बाद जिनका खुलासा होगा। और तब पता लगेगा कि दोनों पार्टी अपने अपने विधायकों को बांधकर रख पाई, कहीं क्रॉस वोटिंग तो नहीं हुई, और उपचुनाव के लिए किसके पास कितना प्रमाणित नंबर गेम है। आसिफ, बिल्कुल सही कहा आपने। और 5 बजे जब काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद जब संख्या सामने आएगी कि किस विधायक ने किसको वोट किया और कितनी जो संख्या है वो किस प्रत्याशी के पक्ष में गई है, और सबसे बड़ी बात है कि ये फिल्टर है, इस फिल्टर में ये तय हो जाएगा कि आखिर बीजेपी के दावे में कितनी दम है और कांग्रेस के दावे में कितनी दम है। हालांकि अंकगणित के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो 2 सीटों को जो जीतने का दावा कर रही है वो जीतती हुई नज़र आ रही है। वहीं कांग्रेस के जो दिग्गज है वो जिस हिसाब से स्वीकार कर रहे हैं उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को 1 सीट पर ही संतुष्टि दिखानी पड़ेगी। लेकिन इस बीच यदि कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो ये जरूर रणनीतिकारों के लिए काफ़ी चिंता भरा होगा, चाहे वो बीजेपी में क्रॉस वोटिंग हो तो बीजेपी के लोगों के लिए, और कांग्रेस में यदि क्रॉस वोटिंग होती है तो कांग्रेस के लोगों के लिए काफ़ी चिंता भरा होगा। लेकिन बीजेपी के लिए एक सुखद खबर और है। अभी कुछ देर पहले हमने बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा और समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला, बबलू भैया से बातचीत की है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को देखते हुए, अपने क्षेत्र के विकास को देखते हुए सरकार के पक्ष में जाना उचित समझा। बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में हमने मतदान किया है। हमने ये भी उनसे जानने की कोशिश की कि क्या आपकी पार्टी की तरफ से कोई व्हीप या गाइडलाइन जारी हुई थी मतदान करने को लेकर। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने स्व विवेक पर छोड़ा था कि आपको अपने विवेक के आधार पर जिसको मतदान करना है आप कर सकते हैं। तो ये जो दावा अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के कुछ नेता कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी और बसपा के विधायक भले ही दबाव में डिनर में चले गए हो लेकिन वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, तो यहाँ वो उनकी उम्मीदें जो धूमिल होती नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही विधायकों ने बाहर आकर स्वीकार किया है कि वो बीजेपी के पक्ष में उन्होंने मतदान किया है। साथ ही संजीव कुशवाहा ने यह भी कहा है कि रामबाई भी वोट डालने पहुंच चुकी है और उनका भी वोट बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी को ही जाएगा। पहले ही नंबर कम नहीं थे, नंबर और भी बढ़ गए हैं। विवेक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर से मेरे सहयोगी संदीप भमरकर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। संदीप, दरियां बिछ गई हैं, दावत की तैयारी शुरू हो गई है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये, शायद बसपा और सपा के आला कमान के पास और कोई चारा भी नहीं था स्व विवेक पर छोड़ने के अलावा, क्योंकि ग्वालियर चंबल की इन्हीं 3 सीटों, शुक्ला, संजीव कुशवाहा और वो रामबाई, ये जो 3 विधायक हैं, इनको अगर आप विप भी जारी कर देंगे और ये बीजेपी के खाते में चले गए तो राह साहब फिर झंडा जो उठाने वाले ये 3 विधायक हैं ये भी नहीं बचेंगे। तो स्व विवेक पर छोड़ दिया, जहां वोट देना है दीजिए।
बिल्कुल, और ये शायद मध्य प्रदेश में की राजनीति में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अन्य दलों के विधायकों को स्वतंत्र कर दिया गया है कि आप अपने विवेक से फैसला लीजिए। और आमतौर पर इस तरह से नहीं होता है कि व्हिप जारी होता है। व्हिप इस दफ़ा सपा और बसपा दोनों से ही जारी नहीं हुआ है और होता भी कुछ नहीं। अगर ये विधायक अपनी मर्जी से काम करने के लिए स्वतंत्र है, अगर व्हिप जारी हो भी जाता और ये उस व्हिप के खिलाफ भी वोट करते तो भी इनका कुछ नहीं होता, क्योंकि 100% पार्टी ये जो तय करेगी वही काम होगा, वही मान्य किया जाएगा और इससे उनकी विधायकी पर कोई खतरा नहीं होता है। और इसीलिए शायद बसपा सुप्रीमो और सपा सुप्रीमो ने इस तरह का फैसला लिया है कि दोनों को बीजेपी की मर्जी पर काम करने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है आसिफ कि ये लोग कहाँ वोट कर रहे हैं, बीजेपी को वोट कर रहे हैं या फिर बीजेपी की मर्जी से वोट कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव इतना दिलचस्प हो चुका है कि 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है। एक सीट दोनों बीजेपी और कांग्रेस के खाते में जाना तय है। तीसरी सीट भी संख्या बल के आधार पर बीजेपी के पास में ही जाएगी, लेकिन चौथे कैंडिडेट को अगर ज़्यादा वोट मिल गए तो वो जीत हासिल कर लेगा और ऐसे में कोई कैंडिडेट जो ऊपर का कैंडिडेट है वो हार सकता है। और इसीलिए इन 4 निर्दलीय विधायकों की और बसपा और सपा विधायकों की वोट काफ़ी अहम हो गए। ये कहाँ वोट कर रहे हैं, मसलन अगर 52 वोट या 54 वोट दिग्विजय सिंह हासिल कर भी लेते हैं और बरैया उनसे ज़्यादा वोट हासिल कर लेंगे तो बरैया जीत जाएंगे। तो इस तरह से ये राज्यसभा इलेक्शन जो है ये केवल जीत का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि हराने का चुनाव भी इसे कहा जा सकता है। और ताकत इस बात पर भी संदीप, बीजेपी ये लगाने पर कुछ आमादा है नया कि समीकरण आपने दिग्विजय सिंह बताया, अगर इस मैं चुनाव चाहता हूं में आप किसी इसे एक बार फिर रणनीति में- रिपीट करें। ये जो आपने अभी पिछले 30 सेकंड में जो बताए बहुत अहम जानकारी है। अगर जनता का ध्यान इधर उधर था तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर फिर से सुन लीजिए। ये नया समीकरण है, बड़ा दिलचस्प। संदीप, रिपीट कर दीजिए एक बार। बिल्कुल, और बीजेपी के अंदर खानों में आसिफ जो आज की रणनीति तैयार हुई है वो बहुत अहम है। मान लीजिए कि संख्या बल के आधार पर बीजेपी के दोनों कैंडिडेट जीत रहे हैं, उसके बाद में जो जितने कैंडिडेट बीजेपी के पास में बचते हैं, यानी 54 और 52 को मिला दें तो जो 104 का आंकड़ा होता है, बीजेपी के विधायक 107 हैं, तो 3 विधायक बचते हैं। और इन 3 विधायकों के साथ में 4 निर्दलीय और 3 बसपा सपा के विधायक को भी जोड़ दें तो 7 और 3 10 का आंकड़ा हो जाता है। तो 52 विधायक दिग्विजय सिंह को वोट करते हैं या 54 विधायक करते हैं और फूल सिंह बरैया को ये 10 विधायक एक साथ में वोट कर देंगे तो 50 वोट हासिल करने के बाद प्लस ये 10 वोट कर देंगे तो 60 वोट बरैया के हो जाते हैं और ऐसे में बरैया जीत जाएंगे और कांग्रेस का कैंडिडेट यानी दिग्विजय सिंह हार सकते हैं। तो यहाँ पर ये अहम नहीं है कि बसपा सपा और निर्दलीय विधायक कहाँ वोट डाल रहे हैं, बीजेपी को वोट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, बल्कि यहाँ पर अहम ये है कि ये विधायक कहीं बरैया को वोट तो नहीं डाल रहे हैं। अगर बरैया को वोट इन्होंने डाल दिया, क्योंकि इनके वोट्स का कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये जहाँ वोट डालेंगे वो कैंडिडेट जीतेगा, और यदि इन्होंने बरैया को वोट डाल दिया तो बरैया इन तीनों कैंडिडेट्स के अलावा सबसे ज़्यादा जीत हासिल करने वाले कैंडिडेट होंगे। तब फहरिस्त क्या बनेगी, सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाला कैंडिडेट होंगे फूल सिंह बरैया, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तीसरे सुमेर सिंह सोलंकी और चौथे नंबर पर आ जाएंगे दिग्विजय सिंह। और चूंकि 3 ही सीट खाली हैं तो ऐसे में दिग्विजय सिंह रेस से बाहर हो जाएंगे। और बीजेपी के अंदर खानों में जो रणनीति बनी है वो इसी बात को लेकर बनी है कि दिग्विजय सिंह अगर किसी रणनीति से हार जाए तो उस रणनीति पर अमल करने से कोई भी गुरेज नहीं होगा। और इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये चुनाव जीतने वाला चुनाव होने से ज़्यादा अहम ये हो गया है कि ये चुनाव हराने वाला इलेक्शन तो कहीं नहीं हो गया। दिग्विजय सिंह को चुनावी राजनीति से बाहर करने के लिए ये बीजेपी ये खेल भी खेल सकती है और अंदर खानों से सियासत में कुछ भी मुमकिन है। संदीप को ये मिल रही है, ये जो आपने नया एंगल दिया से ज़्यादा बिल्कुल। मैं इस पर विवेक आप ही के पास आ रहा हूं और संदीप को आपने बड़े ध्यान से सुना होगा। विवेक, मेरा सवाल आपसे यह है कि अब इसका मतलब यह कि सपा बसपा निर्दलीय कहां वोट करते हैं यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि बीजेपी आला कमान के कहने पर वो किसको वोट करते हैं। आसिफ, बिल्कुल सही बात है। और ये जो रणनीति है, हो सकता है कि बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही हो,
क्योंकि बीजेपी अक्सर अपने पत्ते नहीं खोलती है और पत्ते तब खुलते हैं बीजेपी के जब परिणाम सामने आ जाता है। इस बात में बीजेपी काफ़ी माहिर भी है। हो सकता है कि इतनी आसानी से दिग्विजय सिंह को जीतने नहीं दे बीजेपी, और इसलिए कुछ रणनीति जरूर बीजेपी के रणनीतिकारों ने तय की होगी। और यही कारण रहा कि बीजेपी ने पिछले 3 महीने से कभी समाजवादी पार्टी, बसपा और निर्दलीय विधायकों को अपने खेमे में लाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अचानक 2 दिन की डिनर डिप्लोमेसी में ये सभी विधायकों को लेकर बीजेपी के रणनीतिकार बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास जो वर्तमान संख्या है वो 107 विधायकों की है अपने दम पर, और बीजेपी को अपने दोनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए 52 विधायकों के अनुसार यदि हम देखें तो फिर 104 विधायक होते हैं, फिर भी बीजेपी के पास 3 विधायक बच जाते हैं। ऐसी स्थिति में निर्दलीय 4 और सपा बसपा के 3 और बीजेपी के बचे हुए 3 विधायक यदि ये जुड़कर कहीं और वोट करते हैं तो वोट किस करवट बदलता है, क्या रणनीति का जो हिस्सा है बीजेपी का, क्या ऐसा कुछ है, ये तो 5 बजे के बाद जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी एक तैयारी की गई है, जो हमने कल अपने दर्शकों को दिखाया था कि दिग्विजय सिंह को 52 की जगह 54 विधायक वोट करेंगे। मतलब कि बीजेपी के कहीं क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो कांग्रेस को है कि कहीं हमारे ही विधायक यदि क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो दिग्विजय सिंह को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि आने वाले हमले से पहले तैयारियां कर ली गई। विवेक, लौट रहा हूं आपके पास, सीधा चल रहे हैं। इस वक्त हरीश जी मौजूद हैं और जानकारी दे रहे, दोबारा चलेंगे, लेकिन जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई ये दरअसल अब से कुछ देर पहले जब विधायकों को लेकर बस निकली थी, तो फिर वो बस हम आपको दिखा रहे थे जहां अब से कुछ देर पहले जब वोटिंग शुरू नहीं हुई थी उससे पहले विधायकों को लेकर बस निकली थी। और हरीश दिवेकर, एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सीधा। 2 साल पहले की याद आ गई जब इसी तरह से मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव था। ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त कांग्रेस में शामिल थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त विधायकों से भरी हुई बस को एस्कॉर्ट करती हुई जो गाड़ी थी, कार थी, उसको कमलनाथ ही उसमें लीड कर रहे थे। आज स्थिति है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनके प्रदेश अध्यक्ष हो गए और फिर विधायक 2 साल बाद राज्यसभा की वोटिंग करने जा रहे हैं। आवाज लगता है नहीं पहुंच रही, लेकिन जैसा हमने आपको बताया यह भी बहुत दिलचस्प है। सीधा हम आपको ले चल रहे हैं। संदीप भमरकर इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर से और विधानसभा के बाहर से विवेक पटैया मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, जैसा मैंने जिक्र किया 2 साल पहले ठीक यही तस्वीर थी। राज्यसभा की वोटिंग थी, बस विधायकों की भरी हुई जा रही थी और विधायक यहां से वहां ना हो जाएं इसके लिए आगे आगे कार जा रही थी जिसमें खुद कमलनाथ शामिल थे, बैठे हुए थे। और तब ना वो प्रदेश अध्यक्ष थे और ना तब वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन भूमिका एक जरूर उस वक्त से बनाई जा रही थी। बिल्कुल, उस वक्त में चूंकि बीजेपी सरकार में थी और कांग्रेस विपक्ष में थी, तब बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने के लिए यानी विवेक तनखा के साथ दिग्विजय सिंह को विधानसभा पहुंचाने के लिए कड़ी मशक्कत की गई थी। और उस वक्त में पूरा इस ऑपरेशन को लीड करने वाले शख्स कमलनाथ ही थे। सिंधिया उनके साथ में थे, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा जैसे सिपह सालार भी उनके साथ में थे, लेकिन पूरा इलेक्शन को लीड किया था कमलनाथ ने। इस वक्त भी वैसे ही हालात हैं, लेकिन अब थोड़े से परिस्थितियां बदली हुई हैं। यहाँ पर बीजेपी खेल बिगाड़ने पर ज़्यादा आमादा है, क्योंकि उसके दोनों कैंडिडेट बीजेपी के आसानी से जीत की ओर बढ़ रहे हैं और इसके लिए उसको किसी और विधायकों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा बीजेपी के विधायक जितने हैं उतने ही काफ़ी हैं बीजेपी के दोनों कैंडिडेट्स को जीत हासिल करने के लिए। अब क्या किया जाए? चुनाव की रणनीति में माहिर और खेल को पलटने में, इधर उधर करने में माहिर हो चुकी बीजेपी एक नए रणनीतियों पर भी काम करना शुरू कर रही है। और ये रणनीति भी तैयार की गई है कि जिस तरह से आप पिछले दिनों कई कुछ बयान को देखेंगे तो सारे बीजेपी के लीडर्स ये टारगेट कर रहे थे दिग्विजय सिंह को और फूल सिंह बरैया के प्रति सहानुभूति जैसी प्रकट कर रहे थे
कि दिग्विजय सिंह को जीत मिल जाए। जीत दिलाने के लिए फूल सिंह बरैया जैसे अनुसूचित जाति के एक अच्छे नेता की बलि चढ़ाई जा रही है। उनको कम वोट्स दिए जा रहे हैं, जबकि ज़्यादा वोट दिग्विजय सिंह को दिए जा रहे हैं। तो ये एक जो सहानुभूति उनकी तरफ दी जा रही थी, ये कुछ ना कुछ रणनीति की तरफ इशारा जो यही सियासी बिसात की पहली चाल थी क्या, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं? संदीप, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस दफ्तर से कांग्रेस के विधायकों को लेकर बस विधानसभा के लिए रवाना हुई है। इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर वहां मौजूद थे। रिपोर्ट देखिए। रोल। अब कमलनाथ के जो विधायक हैं वो अब निकल रहे हैं, दूसरे स्लॉट के विधायक। अब आप देख रहे हैं जैसे बस सामने आ रही है, और पहले स्लॉट में जो 54 विधायक वोट डालने चले गए थे, बाकी 6 विधायक अब वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। और ये देखिए बस में रवाना हो रहे हैं। आगे संजय शर्मा जी खड़े हुए हैं बस के अंदर, सज्जन वर्मा जी दिख रहे हैं, सज्जन वर्मा जी खड़े हुए हैं हाथ हिलाते हुए, लक्ष्मी से विजय लक्ष्मी शादो हैं, और हनी सिंह बघेल, उमंग सिंगार, बाला बच्चन, ये लोग सब जा रहे हैं। दूसरी बस रवाना हो गई है। और दूसरे स्लॉट में जैसा कि देखा, कोरोना महामारी चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, और पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है कि विधानसभा में भीड़ इकट्ठा ना हो। उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस विधायक 2 स्लॉट में वोट डालने जा रहे हैं। पहला स्लॉट का वोट डल चुका है, संकेत वहाँ बात हो गई है। उसके बाद वो लोग रवाना हो गए वापसी के लिए, और यहाँ से दूसरी बस रवाना हुई विधानसभा के लिए। अभी ठीक हम कमलनाथ जी के बंगले के बाहर खड़े हुए हैं, और बाकी विधायक भी जो हैं निकल गए हैं, और उनके बाकी कुछ विधायकों ने अपनी गाड़ी पीछे बुलवा ली है, जिससे वहां से वो अपने निवास को निकल जाएंगे। बाकी विधायक जो हैं वापस बस से यहाँ आएंगे, और जो पहली बस गई थी जिसमें 54 विधायक में डाले, वो भी वापस आने वाली है। अभी हाल ही में यहाँ पर संकेत आया कि वो लोग लौट रहे हैं, उसके बाद ही ये लोग यहाँ से निकले। कैमरामैन लवनीत के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, मैं आपको बता दें, बड़ी खबर ये भोपाल से ही आ रही है, जहां कोरोना पॉजिटिव कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी भी मतदान करेंगे। दोपहर 1:30 बजे विधानसभा पहुंचेंगे। कुणाल चौधरी पीपीई किट पहनकर अपना वोट डालेंगे। कुणाल चौधरी के विधानसभा पहुंचने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने ट्वीट किया है कि कोरोना संक्रमित होने के बावजूद ये कैसे संभव है। हालांकि जहां तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुणाल चौधरी को मतदान की इजाजत दे दी गई है, और आपको बता दें कि उनको बैलेट भी इशू हो गया है, यानी कि वोट कर सकते हैं। हालांकि लोकेंद्र पाराशर ने जरूर इस पर आपत्ति जताई है। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विवेक, विधानसभा के बाहर से ही मौजूद हैं। पीपीई किट पहनकर 1:30 बजे कुणाल चौधरी वोट डालेंगे। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सचिवालय से, मुख्यालय से उनको इजाजत मिल गई है। बीजेपी की आपत्ति कितना फर्क डाल पाएगी कुणाल चौधरी के वोट डालने पर? कांग्रेस के युवा विधायक जो कोरोना पॉजिटिव है वो वोट डालेंगे, और ये खबर अभी आ रही है कि पीपीई किट पहनकर वो वोट डालेंगे। सबसे अंतिम में समय में अलग व्यवस्था उनके वोट के लिए की गई है, पूरी तैयारी की गई है। विधानसभा के अंदर एक व्यवस्था उनको ये भी दी गई थी कि यदि वो चाहे तो डाक मतपत्र से भी अपना वोट भेज सकते हैं, और उनको बाकायदा अनुमति मिली है। यहाँ जो निर्वाचन अधिकारी है, या कह सकते हैं पर्यवेक्षक जो हैं, और जो रिटर्निंग ऑफिसर है, दोनों ने निर्णय लिया था, और ये भी गाइडलाइन भी जारी की थी कि कोविड-19 पॉजिटिव कोई यदि सदस्य है, वो मतदान का अधिकार है उसका, और इसलिए वो मतदान कर सकता है। चिकित्सकीय परामर्श के बाद जो है यदि डॉक्टर उसको अनुमति देते हैं तो वो मतदान कर सकता है। मतदान जो है, मैं लौट रहा हूं विवेक इस पर आपके पास। सबसे पहले कुणाल चौधरी साहब, कांग्रेस के विधायक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार सभी दर्शकों। कुणाल जी, तबियत कैसी है आपकी? बहुत चिंतित हैं हम लोग। अभी तबियत ठीक है, पर अभी बस पॉजिटिव ही है। अभी रिपोर्ट जो दोनों आई उसमें पॉजिटिव ही आया है, बाकी तो सब ओके है। किसी तरह का कोई सिम्टम तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, अभी ऐसा कोई, सब नॉर्मल है, सब चीजों का प्रिकॉशंस लिया जा रहा है, तो सब चीजें मतलब बैलेंस है, सारी चीजें ठीक है, मतलब कोई इस तरह का दिक्कत नहीं है जिसका सिम्टोमेटिक जो कहता है, तो अभी तो ठीक है मतलब ओवरऑल। कुणाल जी, शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अब बहुत जल्दी बढ़िया होकर एक बार फिर आप एक्टिव मेंबर हैं विधानसभा के, वापस हमको संघर्ष करते दिखाई दें। कुणाल जी, ये खबर आ रही है कि आप 1:30 बजे के आसपास विधानसभा पहुंचेंगे और वोट कास्ट करेंगे, खबर सही है?
जी जी बिल्कुल, मैं लगभग 1:30 बजे के आसपास, क्योंकि जब तक सभी विधायकों के वोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद मैंने वहाँ पे विधानसभा से बात करी थी वहाँ पे, और जी। उन्होंने मुझे लगभग कहा है कि 1 बजे तक खत्म हो जाएगा, तो 1:30 बजे के बाद वो मैं खुद पहुँच के वहाँ पे उसको वोट कास्ट मैं करूँगा। सचिवालय से, पर्यवेक्षक से वो अनुमतियां हासिल हो गई हैं? हाँ, उसमें अनुमति है, वहाँ पे पीपी किट पहन के एहतियातन उसके ऊपर चुनाव आयोग का भी उसमें निर्देश है कि जो भी व्यक्ति वहाँ पे पहुंच के दे सकता है, उसमें मतलब उन चीजों को एहतियातन तौर पर सारी चीजों का व्यवस्था का ध्यान रखे, और इसीलिए आखिरी में वोट करने की बात हुई है। तो मैं आखिरी में लगभग 1 बजे तक सब विधायकों का जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसमें 1 बजे तक लगभग सब खत्म हो जाएगी वोटिंग, तो आखिरी में 1:30 बजे करीब पहुंच के मैं लास्ट में वोट कास्ट करूंगा। ठीक, कुणाल चौधरी जी, ये एक चिकित्सीय परामर्श भी इसकी आवश्यकता होगी, तो डॉक्टर्स ने आपको अलाउ कर दिया, आप जा सकते हैं? डॉक्टर से मेरी बात हुई, डॉक्टर के देखरेख में ही सारी चीजें चल रही है, डॉक्टर ही इसको मॉनिटर कर रहे हैं, उन्हीं की देखरेख में ये सारी चीजें हो रही है, और उन्हीं के निर्देशों का पालन करते हुए मैं वहां जा रहा हूँ। कोई डॉक्टर्स की टीम आपके साथ आएगी आपको मदद करते हुए? डॉक्टर वहाँ पे रहेंगे, डॉक्टरों से भी बात हुई, और डॉक्टर हॉस्पिटल की उसी गाड़ी से एम्बुलेंस से वहाँ पहुंचेंगे, और साथ में डॉक्टर की भी टीम रहेगी, सारी टीमें मतलब एहतियातन तौर पर सारी चीजों की व्यवस्था सारे उसको लिया गया है। कुणाल जी, लोकेंद्र पाराशर साहब हैं बीजेपी मीडिया सेल के, और उन्होंने एक आपत्ति उठाई है। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव होते हुए कुणाल जी वोट कैसे दे सकते हैं? ये मुझे नहीं लगता कि लोकेंद्र पाराशर जी का मामला है, ये चुनाव आयोग का मामला है, इस देश के लोकतंत्र का मामला है, और इस देश के संवैधानिक अधिकार है। मुझे नहीं लगता कि लोकेंद्र पाराशर जी कोई सरपंच भी रहे होंगे जो उनको आइडिया होगा इस बारे में। वो तो ये चुनाव आयोग से बात करें, चुनाव आयोग ने तय करा, उन्हीं की गाइडलाइन के मुताबिक तो देश के हर परिस्थितियों में, गुजरात में भी है कुछ विधायक वहाँ पे, वो भी जा रहे हैं, वो बीजेपी के हैं, तो ये एक चीजें इसमें बीजेपी कांग्रेस ये लोकतांत्रिक वो है, और सब एहतियातन तौर पे पीपी किट पहन के सारी चीजों के साथ कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो क्यों आपत्ति उठा रहे हैं, उनको क्या आपत्ति है इसमें। लोकतांत्रिक चीजों के अंदर सारी चीजों का एहतियातन तौर पर करा जा रहा है, और हर चीज अंडर द गाइडलाइन करा जा रहा है। तो बिल्कुल मैं तो वैसे भी आग्रह किया था कि सारी चीजें अंडर गाइडलाइन हो, और ये लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का सबका काम है, तो उन चीजों के ऊपर तो जाने में तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत किसी को भी होना चाहिए। ये इस तरह की बातें तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस तरह की बातों को ठीक समझती होगी, बीजेपी का हो सकता है, लेकिन हम तो गुजरात में भी इनके ये 3 MLA है कोरोना पॉजिटिव, तो वहाँ तो और कश्मकश की लड़ाई है, तो क्या वहाँ पे मना कर दे हो अगर ऐसा इनको लगता है। ठीक बात है आपकी। कुणाल जी, ये पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि हम जानते हैं कि हमको एक ही सीट आ रही है, तो उसके बावजूद भी आपके जज्बे को सलाम कि आपके ना होते हुए भी दिग्विजय सिंह जीत जाएंगे, एक सीट तो कम से कम जीत ही जाएंगे, लेकिन आपका मत का अधिकार है और आप उस अधिकार का जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का अपना काम है, और जिन परिस्थितियों में सारे चिकित्सीय परामर्श के बाद जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां समझ के और लोकतांत्रिक मूल्यों में जब भी इस तरह की चीज है, मैं अपने वोट को हमेशा कास्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो जिन भी परिस्थितियों में कोई अगर ऐसा होता कि जिससे किसी और को खतरा होता है या कोई चीजें होती, तो बिल्कुल मैं उस चीज को अवॉइड करता, पर सब एहतियात के साथ। और ये इनको लगता है कि ये इससे और भी लोगों को वो भी जाता है कि इससे डरे नहीं, घबराए नहीं, और विदाउट घबराए अपनी चीजों को, मतलब मेरा एक लोगों के अंदर ये भी है कि इससे बहुत ज्यादा घबराहट की जरूरत है, बीमारी होती है और सबको किसी को भी हो सकती है। हम कैसे इससे पार पाए, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें, और उसमें अगर हम हो भी जाए तो भी हमें एक कोशिश करना चाहिए कि उससे घबराए नहीं। कई चीजें घबराहट में ज्यादा तबीयत खराब होती है घबराहट में, तो इनसे लड़ने की भी आदत होना चाहिए। तो इन चीजों का भी एक कोशिश है कि लोगों के अंदर वो भी ज्यादा चाहिए कि भैया इस बीमारी, ये जिस तरह की फैली है कभी किसी को भी हो सकती है, ईश्वर नहीं कह रहे किसी को, पर अगर किसी को भी हो तो उससे घबराहट, उससे दूरी, उससे जो बिल्कुल यही जो पॉजिटिविटी आप बता रहे हैं कुणाल जी, बहुत जरूरी है। एक आखिरी सवाल कुणाल जी मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, और सवाल मेरा यह है कि पहले तो हम ये उम्मीद करते हैं, बहुत दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक होकर आ जाएं, और दूसरा जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुणाल जी, वो ये कि इस तरह की रणनीति बन रही है कि दिग्विजय सिंह को इतने वोट, फूल सिंह बरैया को इतने वोट, आप पहली बार विधायक चुने गए अगर मैं गलत नहीं हूं। मॉक पोल जो पार्टी ने कराया उसमें भी आप मौजूद नहीं रह पाए, इसकी वजह से विधायक दल की बैठक में मौजूद नहीं रहे, तो वो ट्रेनिंग, वो नियम कायदे सब उसके बारे में जानकारी मिली गई होगी आपको? जी, मुझे सारी जानकारी दे दी गई है, सब मैंने फोन के ऊपर उसकी ट्रेनिंग भी ले ली, और सारी चीजें मैं उसको ले चुका हूँ। और माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, और जो पार्टी की सभी गाइडलाइनों के मुताबिक उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं। ठीक, कुणाल जी बहुत शुक्रिया।
और आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए, वापस लौटिए सक्रिय राजनीति में। कुणाल चौधरी जी इस वक्त विधायक, कांग्रेस के युवा विधायक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे, पहली बार के विधायक हैं, लेकिन अभी कोरोना पॉजिटिव हैं। और ये खबर कंफर्म है, एकदम कंफर्म है कि 1:30 बजे पीपीई किट पहनकर, पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट पहनकर कुणाल चौधरी विधानसभा पहुंचेंगे 1:30 बजे। और ये वक्त इसलिए भी पूरी तरह से तय नहीं कि जब सारे विधायक अपना अपना वोट डाल देंगे, उसके बाद आखिर में पीपीई किट पहनकर डॉक्टर्स के साथ पहुंचेंगे कुणाल चौधरी और अपना वोट डालेंगे। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि चूंकि कमलनाथ खुद ये बात कह चुके हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास एक ही सीट आ रही है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हर विधायक का अधिकार है कि वो अपना वोट डाले, कुणाल चौधरी पीपीई किट पहनकर विधानसभा जाएंगे। उनको यह भी कहा गया था कि आप चाहें तो डाक मतपत्र से अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर की और उसके बाद उन्हें अनुमति दे दी गई है कि आप आइए और वोट करिए। तो वो कोरोना पॉजिटिव हैं अभी, लेकिन वो पीपीई किट पहनकर जरूर आएंगे और उसके बाद वो वोट करेंगे। हालांकि बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने जरूर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमित होते हुए विधायक कैसे वोट दे सकते हैं, कैसे संभव है। इस वक्त संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ये जो पॉजिटिविटी है और जो ये विल पावर है, इसकी तो दाद देनी पड़ेगी, ये जानते हुए कि जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये बात कह चुके हैं कि हम जानते हैं एक ही सीट आ रही है, उसके बावजूद कुणाल चौधरी अपने वोट को लेकर जागरूक हैं, युवा विधायक हैं, पहली बार के विधायक हैं और वो इस चांस को मिस नहीं करना चाहते, नतीजा भले ही कुछ हो, जो उन्होंने हमें बताया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अब से कुछ देर पहले। बिल्कुल, और कुणाल चौधरी अपने वोट की अहमियत भी जानते हैं कि अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो गई और एक एक वोट में अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो कितना अहम होता है, उनका वोट देना कितना अहम है। और चुनाव आयोग इस अधिकार की सुरक्षा करते हुए बहुत सारी सहूलियतें भी देता है। मसलन पीपीई किट पहनकर वोट करने की आज़ादी है, तो बैलेट पेपर के ज़रिए भी वोट करने की आज़ादी दी जा सकती है। हम ये उदाहरण पहले एक बार देख चुके हैं, जब सत्यदेव कटारे बीमार थे और मुंबई में भर्ती थे और उस वक्त में राज्यसभा का इलेक्शन था, तब उनका वोट हासिल करने के लिए विधानसभा से एक टीम मुंबई भेजी गई थी और वो अपना वो डाक मतपत्र से वो वोट हासिल करने के बाद में उसको लिया गया था। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। बीमार होने से आपका वोट डालने का अधिकार ख़त्म नहीं हो जाता है और इसी बात को अगर वो विधानसभा नहीं भी आएंगे तो बहुत सारी दूसरी सहूलियतें भी हैं जिससे उनको दिया जा सकता है। किन्हीं परिस्थितियों में यदि आप फिजिकली उपस्थित रहकर वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं तो दूसरे तरीके भी हैं और इसीलिए बीजेपी ये आपत्ति ज़रूर कर रही हो कि इससे संक्रमण का खतरा आ सकता है, लेकिन पीपीई किट संक्रमण रहित है और केंद्र राज्य की सरकारें इसको अधिकृत भी करती हैं पीपीई किट को, जिसको पहनकर आप किसी को खतरा नहीं दे सकते हैं। तो इस किट को पहनकर वोट डालने की आज़ादी दी गई है और एक एक वोट की कीमत है और इसीलिए कुणाल चौधरी यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि कुणाल चौधरी को बहुत सिम्टम्स नहीं थे, सर्दी खांसी जुकाम जैसा उनको नहीं था, बुखार भी उनको नहीं आ रहा था। इसी परिस्थिति में उनको पॉजिटिव भी आया था, अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे, होम क्वारंटाइन भी वो रहे थे और अब आज की जो परिस्थितियां हैं वो इस बात की इजाज़त दे नहीं होंगी कि वो विधानसभा पहुंचकर अपना वोट कास्ट कर सकते, इसीलिए इस तरह की सहूलियत दी गई है। ये सब रिटर्निंग ऑफिसर के अधिकार क्षेत्र की बात है और वो परिस्थितियों को देखकर फैसला लेते हैं। परिस्थितियां अनुकूल रही हैं, इसीलिए कुणाल चौधरी को वोट करने की इजाजत दी गई है। संदीप, मैं अब जरा इसी सवाल को दूसरे एंगल से पूछता हूं। मैंने आपसे पहले पूछा विल पावर, मैंने आपसे पहले पूछा पॉजिटिविटी, अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि बीजेपी ने जब इतना बड़ा सियासी तख्ता पलट कर दिया 2 महीने पहले, तो उसके बाद राजनीति के माहिर कमलनाथ यूं राज्यसभा चुनाव में इतनी आसानी से हार मान लेंगे ऐसा दिखता नहीं है। और कुणाल चौधरी को अगर वोट डालने के लिए पार्टी